नमस्कार सबको, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में सबका। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। ये टॉपिक भी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। इससे पहले जो टॉपिक आपको मिला था 12th एग्रीकल्चर साइंस के बेस पे थर्मोडायनेमिक्स मिला था। कुछ डेफिनेशन हमने देखे थे, कुछ वेरिएबल के बारे में हमने बात किए थे, इक्विलिब्रियम के बारे में बात किए थे, स्टेट एनर्जी के बारे में बात किए थे, प्रोसेस के बारे में हमने चर्चा किया था। तो इस वीडियो में ये जो वीडियो मैं कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें उससे आगे का मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं उस वीडियो की तरफ, आगे चर्चा करते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ आज। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर यही है थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ जो होता है थर्मोडायनेमिक्स का, उसका एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या क्या अनुप्रयोग है, कहाँ कहाँ उसका क्रिया विधि होती है, मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है, ये हम जब भी एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, कुछ प्रोसेस सामने आता है। ठीक है, एक प्रोसेस का नाम है, इसमें फर्स्ट प्रोसेस आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मीन्स होता है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम का तात्पर्य हुआ यदि कोई निकाय मतलब सिस्टम, सराउंडिंग्स मतलब प्रतिवेश, ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। अगर आपने पहले वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ कि आप वीडियो बड़े गौर से और ध्यान से ज़रूर देखें। ठीक है, तो निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो इस प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। क्लियर है? यदि कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। कोई सिस्टम है, ठीक है, इस जगह से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। ठीक है, ये निकाय है, अगर मैं इसको नाम देता हूँ सिस्टम का। ठीक है, ये गुजरता हुआ अपने पुरानी अवस्था में आ जाए तो ये कहलाएगा साइक्लिक कहलाएगा। ठीक है, कोई निकाय है विभिन्न अवस्था से गुजरता हुआ। अवस्था मतलब क्या होता है? आपको पता है कि जो ऊष्मागतिक चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ताप के बारे में बात करते हैं हम, दाब के बारे में बात करते हैं, एंट्रोपी आयतन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उन अवस्थाओं में परिवर्तन हो भी जाए, अर्थात उसके चर में परिवर्तन हो भी जाए, लेकिन वो अपनी पुरानी अवस्था में अगर लौट आए तो प्रक्रम कहलाएगा चक्रीय प्रक्रम कहलाएगा। क्लियर है? चक्रीय प्रक्रम में हमेशा कुल आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। याद रखेंगे, कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो वो प्रोसेस चक्रीय प्रक्रम कहलाएगा। क्लियर है? निकाय कोई सिस्टम है, ये विभिन्न अवस्थाओं में गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम लोग कहेंगे चक्रीय प्रक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? चक्रीय प्रक्रम कहेंगे। क्लियर है? जैसा हम जानते हैं कि अगर वो पहले अवस्था में आ रही है तो चक्रीय प्रक्रम में कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हुआ। इस स्थिति में जब कोई निकाय अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है, प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, इस दौरान इसकी कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। याद रखेंगे आप लोग सभी, शून्य होता है। ठीक है, आपको पता है आंतरिक ऊर्जा मतलब डेल यू इक्वल टू 0 हुआ। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आपको पता है, परंतु ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आप परिचित हैं। डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू या डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, जैसा भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। क्योंकि डेल यू इक्वल टू 0 है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है चक्रीय प्रक्रम में, तो डेल यू का मान अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जब भी कोई निकाय
चक्रीय प्रक्रम में हो तो उसके द्वारा दी गई ऊष्मा, मतलब निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा कुल किए गए कार्य के बराबर होता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। इससे यही साबित हो रहा है अभी तक। क्लियर है? तो ये आपको देखिए पढ़ने आना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। डेल क्यू क्या था? निकाय को दी गई ऊष्मा। डेल डब्ल्यू क्या है? निकाय द्वारा किया गया कार्य। दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ? शून्य हुआ। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, जीरो होता है। ठीक है। दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग, दूसरे प्रक्रम की बात करें, अगर एप्लीकेशंस है पढ़ने हम लोग तो इसमें दूसरा आता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम बोलते हैं इसको। समतापी आइसोथर्मल मतलब समान ताप के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब जब निकाय का ताप स्थिर रहता है, सीधी सी बात, जब निकाय का ताप स्थिर रहता है तब इस प्रक्रम में निकाय कार्य करेगी। अर्थात निकाय का ताप स्थिर है, सीधी सी बात, जब निकाय का ताप स्थिर है तो इसमें भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य के बराबर होगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। मतलब मैं इसमें शॉर्ट में लिख दूं, निकाय का ताप स्थिर रहता है। निकाय का ताप स्थिर, निकाय का ताप स्थिर रहने का मतलब क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा डेल यू होगा वो शून्य होगा। क्लियर है? आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? शून्य या जीरो होगा। ठीक है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमको पता है, क्या है नियम हमको पता है ना? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू ये होता है। डेल यू इक्वल टू यहाँ पर भी जीरो आता है तो यहाँ पर भी डेल क्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल डब्ल्यू। मतलब जब कोई निकाय का ताप स्थिर है तो इस स्थिति में एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, ये हमको पता होना चाहिए। अर्थात आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल यू इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में अगर हम लोग जाएंगे, डेल यू बराबर जीरो रखते हैं तो हमको मिलता है डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। अर्थात समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा कुल किए गए कार्य के बराबर होती है। क्लियर है? ये ध्यान में रखेंगे। आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा किसके बराबर होता है? किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन पावर कार्य नहीं करता। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर भूल गए होंगे तो पहले वीडियो जरूर देखना। जो आदर्श गैस होता है ना, जो आइडियल गैस होते हैं, उसका तात्पर्य ये होता है कि उसके आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है, कोई आकर्षण बल नहीं लगता। ठीक है। जब कोई आकर्षण बल नहीं लगता है तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य होगी। अगर वही स्थितिज ऊर्जा शून्य है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा पूर्णतः गतिज ऊर्जा कहलाती है, ऐसा मैंने पहले ही बताया था आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि आदर्श गैस के आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। ठीक है। ताप पर निर्भर करती है का मतलब यहाँ पर भी आदर्श गैस के लिए डेल यू बराबर जीरो होगा। अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य के बराबर होगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में जाएंगे तो डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू होगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। क्लियर है? समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा मतलब डेल क्यू, आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा कुल किए गए कार्य के बराबर होता है। क्लियर है? बराबर होता है। थर्ड इसमें प्रोसेस आता है। थर्ड प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको उन दोनों से। फर्स्ट वाले मैंने बताया था साइक्लिक में कि निकाय अपनी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है उस दौरान, तो चक्रीय प्रक्रम कहला रहा था। आइसोथर्मल में क्या होता है? जब निकाय का ताप स्थिर रहे। निकाय का ताप स्थिर कब रहेगा? जब आदर्श गैस हो, अर्थात वहाँ भी उसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। क्लियर है? तो उस समय भी समतापी प्रक्रम में भी और चक्रीय प्रक्रम में भी किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। अब तीसरा आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें न तो एनर्जी निकाय से बाहर जा सकती है,
और न ही बाहर से एनर्जी या ऊष्मा या हीट निकाय में प्रवेश कर सकती है। समझ में आया ना? न इसमें आ सकती है, ना जा सकती है। क्लियर है? इस निकाय में क्या होता है, निकाय में ऊर्जा या ऊष्मा, मैं ऊष्मा लिखता हूँ, ऊष्मा न तो प्रवेश कर सकती है और ना ही न तो प्रवेश कर सकती है और न ही ऊष्मा निकाय से बाहर जा सकती है। देखो, ना वो बाहर जा रही है और ना ही प्रवेश कर रही है। जब वो बाहर भी नहीं जा पा रही है और प्रवेश भी नहीं कर पा रही है तो क्या होगा? इस प्रकार के प्रक्रम को हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। अर्थात जब वो ऊष्मा न तो प्रवेश कर रही है निकाय में, न ऊष्मा बाहर जा रही है, मतलब यहाँ पर डेल क्यू इक्वल टू शून्य होगा। क्यों शून्य होगा डेल क्यू बराबर? क्योंकि निकाय में ऊष्मा न तो जा रही है, न वहाँ से न अंदर जा रही है, अंदर प्रवेश कर पा रही है, न बाहर निकल पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब उष्मागतिकी के प्रथम नियम आपको पता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डायरेक्टली लिख देता हूँ। वो होता है डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू माइनस डेल यू। क्लियर है? डेल क्यू इक्वल टू अगर 0 है, डेल क्यू इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेल क्यू बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी? डेल डब्ल्यू माइनस डेल यू हो जाएगा। तो हमको कार्य की गणना करना है इस प्रक्रम के आधार पर कि कितना कार्य कर रही है निकाय। तो क्या हो जाएगा? डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू इधर आएगा बराबर, मतलब हम लोग ऐसा कहें कि डेल डब्ल्यू अपनी जगह में रहना चाहिए तो अपनी जगह में है। डेल क्यू प्लस डेल यू होता है जी, ये गलत लिखा गया था। डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू होता है। ठीक है, डेल डब्ल्यू इस तरफ आ रहा है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? डेल डब्ल्यू, अगर मैं ऐसा कहूँ कि डेल डब्ल्यू अपनी जगह पर है, ये बराबर के उस साइड जा रहा है डेल यू, तो ये हो जाएगा माइनस डेल यू हो जाएगा। ये फार्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से लिखते टाइम। डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू होता है। ठीक है, जहाँ पर डेल क्यू का मान शून्य है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा न तो बाहर जा सकती है निकाय से, न ही बाहर से अंदर प्रवेश कर सकती है निकाय के। ठीक है, तो इस स्थिति में डेल डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके बेस पे हम लोग ऐसा कहेंगे कि निकाय के द्वारा किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी या निकाय पर किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है। इससे इसका वही मतलब हो रहा है कि निकाय द्वारा किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी माइनस, या निकाय पर जब हम कार्य करेंगे, मतलब ऑलरेडी वो माइनस हो जाता है। सीधी सी बात आपको पता है, जब निकाय पर कार्य किया जाता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है उसके द्वारा कुल किया गया कार्य। अर्थात हम ऐसा कहेंगे कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर एडियाबैटिक प्रसार होगा, अर्थात रुद्धोष्म प्रसार होगा, में गैस द्वारा कार्य किया जाता है जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है। रुद्धोष्म प्रसार में गैस के द्वारा कार्य किया जाता है जिससे इसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है। और आपको पता है कि जब उसका आंतरिक ऊर्जा कम हो गया तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जो रुद्धोष्म संपीड़न है, प्रसार और संपीड़न, प्रसार एक ऐसी चीज़ है जिसमें फैलता है, संपीड़न का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, तो दोनों चीज़ मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको, प्रसार और संपीड़न। ठीक है, जब रुद्धोष्म प्रसार हो, क्या हो? रुद्धोष्म प्रसार कब होगा? रुद्धोष्म प्रसार कब होगा? मैंने अभी भी कहा जब ताप बढ़ेगा तब। लेकिन यहाँ पर इसको देखकर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो रहा है, मतलब उस दी जाने वाली उसमें 0 है का मतलब इसमें ताप कम होगा। क्या होगा? ताप कम होगा, अर्थात आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा कम। ठीक, वैसे ही ये हो गया प्रसार, फैलाव। अब मैं कहता हूँ कि रुद्धोष्म संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न, ये जो रुद्धोष्म संपीड़न होता है इसका मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, रुद्धोष्म संपीड़न में गैस पर कार्य किया जाता है।
किस पर कार्य किया जाता है? गैस पर कार्य किया जाता है, इसलिए ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है, जिससे आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, अर्थात इसका ताप बढ़ गया। क्लियर है? तो आप ये जो कंटेंट मैंने अभी लास्ट में बताया, इसको बहुत अच्छे से बारीकी से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है, इसके कुछ उदाहरण हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के रुद्धोष्म प्रसार के। उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से एग्जाम में पेपर में पूछा जा सकता है। इस एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से तैयार करके रखिए अपने लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर इनबॉक्स करके मेमोरेबल टाइप का लिख देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात मैं अगर करूँ तो पहला, आप लोग साइकिल से सभी परिचित है। साइकिल में टायर ट्यूब लगता है। ठीक है, ट्यूब के अगर वाल्व को हम हटा दें तो ट्यूब से निकलने वाली वायु ठंडी हो जाती है। ठीक है नहीं? कब? वाल्व हटाने पर, वाल्व हटाने पर ट्यूब से निकलने वाली वायु ठंडी लगती है। कब लगती है? क्यों लगती है? क्योंकि उसमें रुद्धोष्म प्रसार होता है। अभी अभी आपने पढ़ा है कि जब रुद्धोष्म प्रसार होता है तो आंतरिक ऊर्जा का मान कम होता है। आंतरिक ऊर्जा का मान कम होगा तो इसका ताप भी कम होगा, और यही कारण है कि अंदर से निकलने वाली वायु ठंडी हो जाती है। क्लियर है? साइकिल के ट्यूब में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जैसे ही वाल्व को खोला जाता है, वायु एकाएक फैलती जाती है, अर्थात उसमें रुद्धोष्म प्रसार होता है। वायु का फैलना रुद्धोष्म प्रसार कहलाएगा। रुद्धोष्म प्रसार होगा। रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा जो कार्य किया जाता है, गैस द्वारा जो कार्य किया जाता है वो निगेटिव होता है, अर्थात उसके आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। मैंने पहले ही बताया इसके बारे में। तो ताप भी कम हो रहा है। ताप कम होने की वजह से वायु ठंडी लगती है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? दूसरा, रुद्धोष्म प्रसार में प्रशीतन संभव क्यों होता है? और अधिक दाब पर जब कोई गैस अचानक फैलती है तो ठंडक उत्पन्न क्यों होती है? सेकेंड, ये जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं रुद्धोष्म प्रक्रम का पढ़ रहे हैं ना, आप लोग याद रखना, रुद्धोष्म प्रसार और संपीड़न का पढ़ रहे हैं। तो रुद्धोष्म प्रसार में प्रशीतन संभव क्यों होता है? प्रशीतन तो आप लोग जानते ही होंगे। रुद्धोष्म प्रसार में प्रशीतन संभव होता है। क्यों होता है संभव? अभी बताऊंगा मैं आपको। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जब अधिक दाब पर जब कोई गैस अचानक फैलती है तो ठंडक उत्पन्न होती है। क्यों होती है? तो रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा कार्य किया जाता है। किसके द्वारा कार्य किया जाता है? गैस द्वारा कार्य किया जाता है। गैस द्वारा कार्य करने के कारण उसके आंतरिक ऊर्जा में यहाँ पर कमी हो जाती है। आंतरिक ऊर्जा में कमी होने के कारण ताप कम होता है। ताप कम होगा तो ठंडक महसूस होगी, प्रशीतन संभव होगा। ठीक है ना? टेम्परेचर कम लगेगा आपको। थर्ड, नेक्स्ट, ज़्यादा प्रेशर पर अगर हम ज़्यादा प्रेशर पर भरे गुब्बारे से निकलने वाली वायु तथा उसी स्थान पर वायुमंडल की वायु के ताप को देखें तो हमको अंतर मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। ठीक है ना? वायु से भरे गुब्बारे व वायुमंडल के ताप में अंतर होता है। क्यों होता है? वायुमंडल के ताप में अंतर। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ ना। वायु से भरे गुब्बारे और जो वायुमंडल का ताप है उसके ताप में अंतर होता है। क्यों होता है? देख लीजिए, इसमें भी रुद्धोष्म प्रसार होगा। अगर आपको एक चीज़ समझ में आया तो सारी चीज़ें आपको ऐसे ही क्लियर हो जाता है। गुब्बारे से निकलने वाली वायु, अर्थात वायु कार्य कर रही है। वायु कार्य कर रही है का मतलब आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही है। आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही है तो ताप भी कम हो रहा है। ताप के कम होने से गुब्बारे से निकलती हुई वायु ठंडी लगेगी वातावरण में उपस्थित वायु की अपेक्षा, या वायुमंडल में उपस्थित वायु की अपेक्षा। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ, आपने एकाएक देखे होंगे कभी कभी साइकिल चलाते वक्त या बाइक स्कूटर चलाते वक्त कभी टायर फट जाता है। अगर उसको तुरंत स्पर्श करके देखोगे जहाँ पर फटा हुआ है ना, तो वहाँ पर ठंडी लगेगी, ठंडी महसूस होगी आपको। ठीक है? साइकिल की ट्यूब फट गया, टायर के अंदर जो उपस्थित रहता है जिसमें वायु भरी रहती है वो फट गया, चाहे साइकिल का हो, चाहे बाइक का हो, चाहे स्कूटर का हो, फट गया तो जैसे ही उसको फटा और तुरंत हाथ लगाओगे ना तो वो ठंडक महसूस होगा। ठीक है ना? आपको ठंडी ठंडी वायु निकल रही वहाँ से ऐसा लगेगा। कारण ये है कि साइकिल ट्यूब के फट जाने पर अंदर की वायु का रुद्धोष्म प्रसार होता है। रुद्धोष्म प्रसार होने के कारण अर्थात वायु के द्वारा कार्य किया जाता है। आंतरिक ऊर्जा कम होती है। आंतरिक ऊर्जा कम होती है तो ताप में कमी आती है। ताप में कमी होने के कारण ही शीतल लगती है वहाँ पर। ठीक है?
ट्यूब फटने पर ठंडी, ट्यूब फटने पर ठंडी लगती है। क्लियर है। चौथा नंबर का पॉइंट है एडियाबेटिक प्रोसेस के बाद में आता है क्वथनांक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। क्वथनांक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ताकि ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत ना पड़े आपको। ये जो थर्ड तक पढ़े आपने एडियाबेटिक प्रोसेस, इसके आगे का जो भाग है ये फोर्थ नंबर का है। ये अलग हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, इसको एग्जाम्पल को अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। ठीक है, इसके बाद मैं अभी बता रहा हूँ फोर्थ नंबर का एप्लीकेशंस, इसके अनुप्रयोग। क्वथनांक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग अ बॉइलिंग प्रोसेस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग अ बॉइलिंग प्रोसेस। ठीक है, क्वथनांक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जैसे है, तो इसको मैं एक्सपेरिमेंट जैसे बता रहा हूँ आपको, सुनते जाइए। हमें लेना है एम द्रव्यमान के द्रव। ठीक है, क्या क्या लेना है। मान लो एम द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर गर्म किया जाता है। आपको पता है कि हर द्रव का एक निश्चित क्वथनांक होता है या हो सकता है। पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको याद होगा पानी का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 11th में पढ़े थे आप लोग। ठीक है, जिस ताप पर वो उबलता है। तो मान लो किसी कोई द्रव है और उसका द्रव्यमान एम द्रव्यमान है, तो उस द्रव को उसके क्वथनांक पर हम जब गर्म करते हैं, जिससे वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब ज़्यादा बॉइल कर क्वथनांक में गर्म करते हैं कहा जा रहा है, मतलब वो बॉइल्ड हो रही है, वाष्प बन रहा है, वाष्पित हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, अब मान लो इस एम द्रव्यमान के द्रव का, एम द्रव्यमान के द्रव का आयतन V1, और जब वो क्वथनांक पर गर्म कर रहे हैं तो वाष्पित हो रही है, तो वाष्प का आयतन V2 है। मान लो एम द्रव्यमान के किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर हम गर्म कर रहे हैं तो वाष्पित हो रहा है, तो वाष्प में होने वाला परिवर्तन अर्थात वो द्रव का आयतन V1 और वाष्प का आयतन V2। ठीक है, अतः स्थिर दाब P पर, ऐसा लिखते हैं, स्थिर दाब P पर V1 से V2 तक प्रसारित होने में किया गया कार्य। V1 क्या था, द्रव का आयतन था। V2 क्या है, अभी मैंने बताया वाष्प का आयतन है। तो V1 से V2 तक प्रसारित होने में किया गया कार्य डेल W इक्वल टू निश्चित, मतलब स्थिर दाब पर P। ठीक है, V2 माइनस V1, जाहिर सी बात है V2 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, V1 का कम होगा। क्लियर है, V2 में V1 घटाओगे तो ही आपको किया गया कार्य मिलेगा। ठीक है, यदि द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा L हो, जो द्रव की बात हमने शुरू में किए थे, द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा L हो, तो एम द्रव्यमान के द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तो एम द्रव्यमान के द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा डेल Q बराबर हो जाएगा mL। एम द्रव्यमान का द्रव है, उसकी गुप्त ऊष्मा L है, तो उसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, आंतरिक ऊष्मा में जो परिवर्तन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डेल Q इक्वल टू mL। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम अब हमको पता है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम और लिख लीजिए फार्मूला, डेल Q इक्वल टू डेल W प्लस डेल U।
ठीक है, मान रख दीजिए आपने डेल डब्ल्यू बराबर पी इंटू V2 माइनस V1 निकाले हैं, ठीक है, और अभी अभी डेल क्यू बराबर ML निकाले हैं। तो मान रखिए इसमें ये हो जाएगा ML इक्वल टू डेल डब्ल्यू का मान हमने निकाला था ऊपर P, ये वाला P सॉरी V2 माइनस V1 इन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस डेल U। क्लियर है? इसके आगे क्या होगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत शॉर्ट है, बहुत सरल है, ठीक है, बहुत सिंपल सा गणित है, समझ लीजिए, सिंपल सा व्यंजक बन रहा है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए इसको, हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कर रहे हैं, आंतरिक ऊष्मा की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्वथनांक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है। इसलिए डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पक्षांतर करोगे ये हो जाएगा ML माइनस, ठीक है, इधर आ गया ये जो डेल यू यहाँ पर आया, इधर आया, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि बराबर के इसी तरफ साइड चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तब भी ML धनात्मक, अब इधर हो जाएगा ऋणात्मक क्या होगा, P ये वाला सेक्शन ये ऋणात्मक हो गया, तो ये इसकी वैल्यू बराबर हो गई माइनस P V2 माइनस V1, ठीक है। ये सिंपल सा है, साइड चेंज करने के बाद चिन्ह कैसे बदलता है ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर भी आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर एक व्यंजक प्राप्त हो रहा है आपको। इस व्यंजक के आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन द्रव के द्रव्यमान गुप्त ऊष्मा L, ठीक है, के गुणनफल और ये क्या चीज़ था, इसको मैंने बताया था, यदि स्थिर दाब पर V1 से V2 तक किया गया प्रसार, द्रव में किया गया प्रसार, तो V2 माइनस V1 था, ठीक है। दाब के साथ में गुणा करोगे V2 माइनस V1 घटा के, तो आपको मिलेगा डेल यू। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊष्मा में परिवर्तन, द्रव्यमान और किसके गुणनफल, गुप्त ऊष्मा के गुणनफल, ठीक है। इसको आप घटाएंगे, आपको फार्मूला मिल जाएगा लास्ट में। स्थिर दाब पर V1 से V2 तक प्रसारित होने में किया गया कार्य में घटाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बराबर होता है आंतरिक ऊष्मा में परिवर्तन, आंतरिक ऊष्मा में परिवर्तन के बराबर होता है ये, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बड़ी बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया था आपको, क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल मैंने बताया था, एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपको, ये तो नहीं आता लेकिन जानना इसलिए चाहिए आपको क्योंकि ये बता रहा है कि क्वथनांक में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे हो रहा है, ठीक है। बाकी जो 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस बहुत अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग, पेपर में आता है, पेपर में पूछा जाता है। रुद्धोष्म का जो मैंने एग्जांपल बताया रुद्धोष्म प्रसार से रिलेटेड, वो सारे एग्जांपल और बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, आप लोग जगह जगह ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तरह तरह के एग्जांपल मिल ही जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू।